ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, क्या होती है। पहला जो आरडीएनए था वो कैसे बना था, क्या हिस्ट्री थी उसकी। ठीक है। और आरडीएनए बनता कैसे है उसको हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम फिगर डायग्राम की मदद से। और साथ में बात करेंगे क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है आरडीएनए को बनाने के लिए। ठीक है। कौन कौन से टूल्स होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा, जो आज का टॉपिक है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने बताया था आपको कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके जैसे जो डीएनए है, आरएनए है, ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इनके अंदर क्या करना, बदलाव लेके आना। ठीक है। इनको एडिट करना, एडिट करके इसमें दूसरा जीन ऐड कर देना, यानी कि दूसरा डीएनए का कंपोनेंट है या दूसरे डीएनए का जो पार्ट है उसको डाल देना, वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है। एक प्रकार की क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी है इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, यानी कि जोड़ तोड़ जो होता है डीएनए का वो किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर। ठीक है। इसमें बेसिकली होता क्या है, इट डील्स विद द आइसोलेशन ऑफ यूजफुल जीन्स फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ डीएनए, आरडीएनए। इसे कहते हैं हम आरडीएनए कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, फॉर रिपेयर, इंप्रूवमेंट, परफेक्शन एंड मैचिंग ऑफ ए जीनोटाइप। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करें, दो प्रकार की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर जो जेनेटिक जो मेकअप होता है वो कंजर्व होता है बेटा, उसमें ज्यादा चेंज आता नहीं है। अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन हमें देखने को मिलती है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर जनरेशन में कोई ना कोई बदलाव आता रहता है। मगर सेक्सुअल प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे को हमने बात करी थी लास्ट चैप्टर के अंदर भी, प्लांट ब्रीडिंग में हमने बात करी थी। ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग के बारे में हमने बात करी थी। अगर सेम स्पीसीज के अंदर लगातार क्या होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन होती रहती है, तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ अनवांटेड जीन्स होते हैं, अनडिजायरेबल जीन्स होते हैं जो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है। उनको अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या कहा था, इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहा था। तो उनको उस केस में हमने क्या किया, कैसे किया था भाई, उसको हमने क्या है, सुपीरियर जो मेल है उससे ब्रीड करवा के हमने उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी उसको दोबारा से क्या किया था, हमने रिकवर किया था। उस चीज को, इतना बर्दरसम जो प्रोसेस था, इतना बड़ा टिपिकल जो प्रोसेस था, उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया, आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद ली। ठीक है। तो वही बात यहां पर लिखी है कि हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम ऐसे जीन्स को पहचान सकते हैं जो हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, हमारे लिए डिजायर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं। उनको सिर्फ उस जीन को निकाला, उस डीएनए के उस पार्ट को निकाला, डीएनए के उस पार्ट को निकाल कर क्या किया हमने, जो हमारा दूसरा जो डीएनए था जिसके अंदर हमें उसको डालना है, जहां से हमने प्रोडक्ट बनवाना है, उसके अंदर डाल दिया। हमें रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, हमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स को हमने हटा दिया, सिर्फ हमने कौन से लिए, ऐसे जीन्स लिए, ऐसे जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते किसके लिए, डिजायरेबल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते, उन्हीं जीन्स को हमने उठाया बस। उन्हें जीन्स को, यानी जीन्स का मतलब हुआ डीएनए का एक सेगमेंट, उस डीएनए के सेगमेंट को हमने उठाया और हमने क्या किया, अपने जो था डीएनए उसके अंदर फिक्स कर दिया, वहां से हमने क्या निकाला भाई, अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट हमने बना लिया। ये है आरडीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है भाई, जब अगेन हुआ ये फॉर मैनिपुलेशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर डीएनए के मैनिपुलेशन के लिए क्या चाहिए, डीएनए का ब्रेक के, जो डीएनए को तोड़ना जरूरी है। ठीक है। ऑकर्स एट टू डिजायर्ड प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियसेस टू आइसोलेट अ स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट। मान लो भाई ये कोई डीएनए का एक सेगमेंट है और डीएनए के इस सेगमेंट पे क्या है, कोई डिजायर्ड जीन प्रेजेंट है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेगमेंट को काट के अलग से निकालना पड़ेगा।
तभी तो हम इस सेगमेंट को दूसरे वाले में जोड़ पाएंगे। जब अगर हम निकाल नहीं पाएंगे तो जोड़ कैसे पाएंगे? तो सबसे पहले क्या तोड़ना जरूरी है डीएनए का पर्टिकुलर डिजायर्ड सीक्वेंस से, ठीक है। और ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। उसके बाद इसको निकाल कर इसको डाल दिया जाता है दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर एट ए डिजायर्ड पोजीशन, ठीक है भाई। इससे निकाला एक डीएनए और था, और उस डीएनए के अंदर हमने क्या किया, उसको भी काट कर क्या किया, इस वाले जो सेगमेंट हमारा ये निकला था यहां से, इस सेगमेंट को हमने इस डीएनए के अंदर जोड़ दिया। अब ये बना हमारा क्या, आर डीएनए। ये क्या बना भाई, आर डीएनए, रिकम्बिनेंट, रिकम्बाइन हुआ डीएनए में बना हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो पॉल बर्ग थे जिन्होंने सक्सेसफुली क्या किया था, ट्रांसफर किया था जीन ऑफ SV40 वायरस का, सीमिन वायरस का, किसके अंदर बेटा, ई कोलाई के अंदर। किसकी मदद से किया, लैम्डा फेज की मदद से किया, जिसके लिए इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला था 1980 में। और पॉल बर्ग को ही हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्या कहा जाता है भाई, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है पॉल बर्ग को, ड्यू टू देयर डिस्कवरी। उन्होंने जीन को ट्रांसफर किया था। पहला जो हमारा जो ट्रांसफर हुआ था, जो आरडीएनए बना था, वो पॉल बर्ग के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इन्हें ट्रांसफर करने की बात आ रही है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था आरडीएनए का, बेसिकली ये दो डिस्कवरीज पे डिपेंड था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको। एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी, ठीक है, आरडीएनए या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। कौन कौन सी थी भाई, एक तो ये था कि एक ऐसे चीज का प्रेजेंट होना बैक्टीरिया के अंदर, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए फ्रेगमेंट्स या कल प्लाज्मिड का प्रेजेंट होना, जो बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, और वो सेल्फ रेप्लिकेट होता है विद द हेल्प ऑफ विद द क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरियम। डीएनए का जो बैक्टीरियम, जो डीएनए होता है, जो क्रोमोसोम होता है, उसके साथ ये भी क्या है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। दूसरा क्या था, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी, जो डीएनए को काटता है एक स्पेसिफिक साइट्स के ऊपर। डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को ये पहचानता है और वहां से एक कट लगाता है। इनकी डिस्कवरी, ये इसकी डिस्कवरी थी, ये भी क्या है, ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी इन द बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा क्या था, जिन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं। जो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, या मॉलिक्यूलर स्कैल्पल्स कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को, या फिर कह सकते हैं कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से जानते हैं, वो हमारे कौन से हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, ठीक है भाई। आपको याद होगा हर्बर्ट बोयर ने और कोहेन ने, हर्बर्ट बोयर ने जो डिस्कवरी की थी, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने फाइंड आउट किया था। और जो कोहेन थे, कोहेन ने एक तरीका आजमाया था कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, प्लाज्मिड को बैक्टीरियल सेल से बाहर निकाल सकते हैं, और वापस उस प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर डाल सकते हैं। ये दोनों ही तो टेक्नोलॉजी है जो यहां हमने मेंशन करी है अभी, जो एक ब्रेक थ्रू थी बायोटेक के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है भाई। अब आती है एनसीईआरटी की लाइन है, सारी सारी बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इसलिए यहां डाली गई है, ठीक है। द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग which include creation of recombinant DNA, use of a gene cloning and gene transfer overcome this limitation। जो लिमिटेशन मैंने बताई थी आपको, कौन सी वाली हुई, कि सेक्सुअल प्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, अनडिजायरेबल ट्रेड्स क्या होते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। इस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए क्या हुआ, आरडीएनए टेक्नोलॉजी का क्या हुआ, फॉर्मेशन, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। जिसके चलते सिर्फ हम क्या करते हैं, allows us to isolate and introduce only one or set of desirable genes। सिर्फ उन्हीं जीन्स को हम डाल सकते हैं जो डिजायरेबल हैं, जो क्या है, डिजायरेबल है, ठीक है ना। यही बात मैं वहां समझा रहा था आपको पहले वाले पेज के ऊपर, कि ये जो आरडीएनए है, ये जो बोर्डरसम प्रोसेस था हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन का, जिसके दौरान काफी सारे अनवांटेड अनडिजायरेबल ट्रेड्स इकट्ठे हो जाते हैं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती, हम क्या करते हैं, जब डीएनए का सेगमेंट निकालते हैं और डाल देते हैं बस, ठीक है।
Do you know the likely fate of piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, उसका क्या होगा डीएनए का, डीएनए क्या करता है अपने, जो अगर एक डीएनए का पीस है, अगर उसको हमने किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, बॉडी के अंदर डाल दिया, क्या वो वहां पर रेप्लिकेट कर पाएगा? क्या वो अपने आप को अपनी कॉपीज को बना पाएगा? नहीं बना पाएगा भाई। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि बॉडी के अंदर वो डीएनए है, मगर जो बॉडी के अंदर सेल्स हैं, उनके सेल्स के डीएनए के अंदर ये अपने आप को क्या है, इंटीग्रेट नहीं कर पाता, जुड़ नहीं पाता है, इसीलिए अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो रेप्लिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस डीएनए को, इस एलियन डीएनए को क्या होना पड़ेगा? उस होस्ट के सेल के डीएनए का एक हिस्सा होना पड़ेगा। ठीक है, होस्ट के सेल का जो डीएनए है उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये अपने आप को क्या कर पाएगा बेटा, ये रेप्लिकेट कर पाएगा, अपने आप को डुप्लीकेट कर पाएगा। ठीक है, क्लियर बेटा? और ये रेप्लिकेशन में तभी पॉसिबल होगी जब ये डीएनए का, जो एलियन डीएनए का जो हिस्सा है, जो सेगमेंट है, ये कहां पर आके जुड़े, एक स्पेसिफिक साइट पर जुड़े। होस्ट का जो डीएनए है उसकी स्पेसिफिक साइट पर आके जुड़े, तभी जाकर ये डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। और वो स्पेसिफिक साइट क्या होती है? उस साइट को क्या कहते हैं हम? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। जहां से क्या है, डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, मोस्ट लाइकली दिस पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन द प्रोगेनिस सेल्स ऑफ द ऑर्गन। जो बात मैंने कही थी, ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट, जो होस्ट जो सेल है, उसके जीनोम में उसके डीएनए जो है ये जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा, उसके बाद ही बेटा ये क्या करेगा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर पाएगा और इनहेरिट कर पाएगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एलियन पीस ऑफ डीएनए हैज बिकम द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है, जो बात बताई कि डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो उसके पास एबिलिटी आ जाए, जो क्रोमोसोम है जिसके पास एबिलिटी है अपने आप को रेप्लिकेट करने की, उसके साथ जुड़ जाएगा ये डीएनए सेगमेंट, तो ये सेगमेंट भी उसके साथ क्या है, रेप्लिकेट हो पाएगा। और जहां पर ये जुड़ता है वही कहलाती है, जहां से जुड़ता है डीएनए सेगमेंट वो कहलाती है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जहां से रेप्लिकेशन क्या होती है, स्टार्ट होती है। ठीक है, जिसके चलते क्या होगा, जो एलियन डीएनए है, जो एलियन डीएनए इज लिंक्ड विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, so that this alien piece of DNA can replicate and multiply itself in the host organism. This can also be called as cloning or making multiple identical copies of a template DNA. ठीक है, ये बात हम बता चुका हूं कि जुड़ने के बाद क्या है कि जो एलियन डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा और अपनी कॉपी तैयार कर पाएगा। इसी प्रोसेस को, ये अपनी आइडेंटिकल कॉपी को तैयार करने का जो प्रोसेस है उसे ही कहते हैं हम क्लोनिंग। क्या कहते हैं बेटा? क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पहला जो आरडीएनए था वो किसके द्वारा बनाया गया था और कब बनाया गया था। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आरडीएनए इमर्ज्ड फ्रॉम द पॉसिबिलिटी ऑफ लिंकिंग जीन इनकोडिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस विद द नेटिव प्लाज्मिड। ठीक है, नेटिव प्लाज्मिड किसका प्लाज्मिड है भाई? ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। पहला जो आरडीएनए जो बनाया गया था वो कैसे बनाया गया था कि एक ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ऐसा जीन जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है उसको जोड़ दिया गया किसके साथ? प्लाज्मिड के द्वारा, प्लाज्मिड के साथ। और किसके प्लाज्मिड के साथ बेटा? सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ। और ये करने वाले कौन थे? स्टेनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, जिन्होंने 1972 में ये तैयार किया था बाय आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन by cutting out a piece of DNA from a plasmid which is responsible for conferring antibiotic resistance. ठीक है, तो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के बाद जो प्लाज्मिड था उसके डीएनए के साथ क्या किया गया, इस जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का जोड़ दिया गया और उसको डाल दिया गया इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर। और ये जीन कैसा था? ये जीन था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उस बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जिस बैक्टीरिया से इसको निकाला गया था ये जीन उस बैक्टीरिया को क्या प्रोवाइड करा था भाई? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था। यानी कि एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो है उस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करेगी, वो प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक क्षमता को प्रदान कर रहा था।
तो सेम चीज क्या किया उन्होंने, सेल्मोनेला का जो टाइफिमुम जो प्लाज्मिड था उसके साथ जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद उस प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में डाल दिया गया, जिसके चलते जो बैक्टीरिया बना वो क्या हो गया आपका एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन गया बैक्टीरिया। और जो डीएनए बना था इसे क्या कहा हमने, आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए कहा। और ये सारा काम कब पॉसिबल हुआ, ये तभी पॉसिबल हुआ जब क्या हुआ पता चला हमें, मॉलिक्यूलर सीजर्स के बारे में पता चला, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पता चला, जो कि किसने बताया था, हर्बर्ट बॉयर ने बताया था। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो डीएनए को बीच से एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस के साइड से काटते हैं, तभी पॉसिबल हो पाया बेटा ये। ठीक है, ठीक है भाई। अब ये पूरा प्रोसेस आपके सामने है। ठीक है भाई, एक फॉरेन डीएनए है और ये डीएनए प्लाज्मिड का। ठीक है, इस डीएनए में, फॉरेन डीएनए में एक ऐसा सेगमेंट है जो एक डिजायरेबल ट्री जिसके पास है, जिसको हमने ट्रांसफर करना है होस्ट के अंदर। ठीक है, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल तब होगा कि दोनों फॉरेन डीएनए को और जो वेक्टर डीएनए प्लाज्मिड, वेक्टर मतलब जो कैरी करता है, जैसे कि अगर हम बात करें जो आपका फीमेल एनोफिलिस है, ये क्या करती है, प्लाज्मोडियम को कैरी करती है। ठीक है, प्लाज्मोडियम क्या होता है, मलेरिया कॉजिंग एक प्रोटोजोआ होता है, जो कौन कैरी करता है, फीमेल एनोफिलिस जो मादा मच्छर होती है वो कैरी करती है, वो वेक्टर कहलाते हैं, जो कैरी करे, जो ट्रांसपोर्ट करने का काम करे। ठीक है, तो वेक्टर डीएनए हमारे पास कौन सा, प्लाज्मिड है, जिसके अंदर हम डालेंगे और इसके द्वारा ही हम कहा उसको भेजेंगे, होस्ट सेल के अंदर। तो दोनों ही डीएनए को हम सिर्फ एक ही एंजाइम से, ठीक है ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं बेटा, दोनों ही डीएनए को एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से हम काटेंगे। क्यों काटेंगे, इसका एक रीजन है, काटेंगे इसलिए क्योंकि वो क्या बनाएगा, स्टिकी एंड बनाएगा। क्या बनाएगा भाई, स्टिकी एंड बनाएगा, जिसके चलते जो फॉरेन डीएनए है और जो आपका प्लाज्मिड का डीएनए दोनों आपस में दोबारा से क्या है, जुड़ पाएंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से भाई ये कट यहां लगा दिया फॉरेन डीएनए के अंदर, और ये हो गया कौन से वाला भाई, आपका प्लाज्मिड का डीएनए। इस प्रकार का कट लगेगा, तो ओवरहैंग पार्ट हमारा यहां निकल के आएगा दोनों में, फॉरेन डीएनए के अंदर भी और आपका जो वेक्टर डीएनए के अंदर भी। ठीक है, और जब ये दोनों पास में ले जोड़ा जाएगा जो, और एक बात तो बताई मैंने कि सेम बेस पेयर सीक्वेंस है। मान लो यहाँ पर क्या है, जी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, तो यहाँ पर क्या मतलब जी का अपोजिट हमारे क्या होगा भाई, सी आ जाएगा, ए का अपोजिट हमारे क्या आ जाएगा, जी, ए का अपोजिट टी आ जाएगा। ठीक है, और टी का अपोजिट हमारा ए आ जाएगा। तो सेम बेस पेयर सीक्वेंस से काट रहे हैं, जिसके चलते दोबारा से ये क्या है, डीएनए आपस में क्या कर जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्या है, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा जाता है, ताकि ये आगे चलकर क्या है, आपस में दोनों जुड़ जाएं। ठीक है, तो यहां से डीएनए काट दिया, ये आपका डीएनए का पोर्शन में निकाले अलग से यहां पर, और यहां पर भी हमने क्या कर दिया, एक डीएनए के सेगमेंट में कट लगा दिया यहां पर। दोनों ही के पास क्या सेम बेस पेयर सीक्वेंस है। ठीक है, अब इसको हमने जोड़ दिया वेक्टर डीएनए के साथ विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज की मदद से हमने क्या कर दिया भाई, इसको जोड़ दिया। ठीक है, अब ये जो डीएनए बना हमारा, ये वाला, ये बना हमारा कौन सा भाई, आर डीएनए बन गया, रिकम्बिनेंट डीएनए। और इसको हमने फिर कहां ट्रांसफर कर दिया भाई, ई कोलाई के अंदर। कहां ट्रांसफर कर दिया, ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया। वहां जहां पर जाकर वहां पर क्या होगा, वो अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और आने वाली जो ई कोलाई की जो प्रोगेनी है उसके अंदर अपने आप को क्या करेगा, ये इनहेरिट कर देगा। तो ये तरीका है हमारा किसका, आरडीएनए बनाने का। ठीक है, ये सारी कहानी जो लिखी हुई है, लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। ठीक है, दोनों का जोड़ना किसकी मदद से पॉसिबल हुआ, डीएनए लाइगेज की मदद से पॉसिबल हुआ। ठीक है, विच एक्ट्स ऑन द कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड जॉइंस द एंड्स। ठीक है, जो कट डीएनए के मॉलिक्यूल जो एंड्स थे उनके ऊपर क्या काम करेगा, और दोनों डीएनए को आपस में जोड़ देगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो डीएनए बना, ये क्या बना, रिकम्बिनेंट डीएनए बना, और फिर ट्रांसफर कर दिएगा ई कोलाई के अंदर, जिसके चलते उसके पास क्या आ गई बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक की क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसके अंदर आ गई है, किसके अंदर, ई कोलाई के अंदर। क्लियर है।
ठीक है, तो ये सारी कहानी से क्या निकल करके आया बेटा सामने, ये निकल करके ये आया का अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप जेनेटिकली मॉडिफाई करना है या फिर आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स तैयार करने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 चीजें हमें स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। पहला कौन सा होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन। अगर आपको जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार करना है तो 3 स्टेपों का हमें पता होना चाहिए। पहला स्टेप क्या कहता है कि हमें एक ऐसे डीएनए के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए जिसके पास कोई डिजायरेबल जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो हमें डालना है। इस ऐसे डीएनए के बारे में हमारे पास क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, स्टेप क्या होगा, ये जो आइडेंटिफाइड डीएनए है इसको इंट्रोड्यूस करना होस्ट के अंदर। ठीक है, इस डीएनए को कहां इंट्रोड्यूस करना भाई, किसके अंदर डालना, होस्ट सेल के अंदर डालना। तीसरा क्या होता है स्टेप इसके अंदर, मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए, यानी कि जो डीएनए में डाला है होस्ट के अंदर उसको मेंटेन करना, तो लगातार क्या है कॉपी तैयार करवाना, और उस डीएनए को फिर क्या करना भाई, उस डीएनए क्या करना फिर आगे जो प्रोगेनी है, जो आने वाली जनरेशन है उसके अंदर ट्रांसफर करना। तो ये 3 स्टेप का हमें पता होना चाहिए तो फॉर्म द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और ये जो पॉइंट है बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से स्टेप्स हमारे हैं जिसकी मदद से हम बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूल्स के बारे में, कौन कौन से टूल्स हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज किए जाते हैं। तो सबसे बेटा यहां पर क्या है, 3 टूल होती यूज करते हैं हम आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। सबसे पहला हमारा क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमें हमारे पास होने चाहिए। दूसरा हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर होना चाहिए। तीसरा हमारे पास क्या है, कंपिटेंट होस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट आएगा यहाँ पर। तो 3 टूल की हमें रिक्वायरमेंट होती है मेनली, एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर्स और कंपिटेंट होस्ट। इन 3 टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। ठीक है, जिसके चलते हम आरडीएनए बना सकते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, तो बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की, बात करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं कि ऐसे न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं ये जो डीएनए को बीच से काटते हैं एट स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस को पहचान कर वहां से डीएनए में कट लगाते हैं। इन्हें कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। रेस्ट्रिक्ट मतलब रेस्ट्रिक्टेड साइट्स के ऊपर, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड साइट्स के ऊपर ही कट लगाते हैं डीएनए के अंदर। ठीक है, तो दीज आर आल्सो नोन एज मोलिकुलर सीजर्स, और इनको हम मोलिकुलर स्कैल्पल्स भी कह देते हैं। यूज फॉर कटिंग ऑफ डीएनए, डीएनए को काटने में क्या इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो डीएनए को काटना तभी पॉसिबल, ये बात दोबारा रिपीट हो रहा है हमारे बेटा, क्या हो रहा है, डीएनए को काटना तभी एक स्पेसिफिक लोकेशन से तभी पॉसिबल हुआ जब मोलिकुलर सीजर की डिस्कवरी हुई, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इन द ईयर 1963 the 2 enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophage E. coli in E. coli were isolated। 1963 में ऐसे 2 एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया, ऐसे 2 एंजाइम्स को डिस्कवर किया गया जो बैक्टीरियोफेज है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफेज को क्या कर रहा था, ये इसकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर रहा था। ऐसे 2 एंजाइम से ई कोलाई के अंदर जो बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को क्या कर रहा था, रेस्ट्रिक्ट कर रहा था, उसकी ग्रोथ को होने नहीं दे रहा था। और वो 2 एंजाइम कौन कौन से थे, 2 एंजाइम कौन कौन से, एक एंजाइम वो था जो क्या करता है बेटा, मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के अंदर। वो 2 एंजाइम कौन से थे, पहला एंजाइम हमारा ये था, एक ऐसा एंजाइम जो मिथाइल ग्रुप ऐड करता है डीएनए के अंदर, और दूसरा एंजाइम वो था जो डीएनए को कट करता है, डीएनए को कट करता है। तो ये 2 एंजाइम क्या करते थे बेटा, बैक्टीरियोफेज का जो जीनोम था उसको ये क्या करते, मॉडिफाई कर देते मिथाइल, यानी कि जो आपका ई कोलाई का जो बैक्टीरिया है, जो डीएनए था, जो आपका ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, इसका जो डीएनए है इसके अंदर मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। दूसरा क्या करता है, जो बैक्टीरियोफेज का जो क्या था आपका जीनोम था वो उसके अंदर कट लगा देता है, जिसके चलते बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ नहीं हो पाती है। आगे चलकर ये जो एंजाइम था जो इसको हम जो डीएनए को कट कर पा रहा था, इसको क्या नाम दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम दिया गया।
ठीक है। जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज आइसोलेटेड बाय, जो आइसोलेट किया गया था किसके द्वारा, स्मिथ विलकॉक्स कैली इन 1968। वो कौन सा था भाई, हिंद 2। बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था किसके द्वारा आइसोलेट किया गया था भाई, वो स्मिथ विलकॉक्स और कैली के द्वारा आइसोलेट किया गया था इन 1968। और वो कौन सा था, हिंद 2। हिंद 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था जो डिस्कवर किया गया था, ठीक है। और ये देख भी पाया गया कि ये जो एंजाइम था वो डीएनए को काटता है बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर। ये 6 बेस पेयर की सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहां से ये कट लगाता है, ठीक है। बाद में पता लगाया गया कि हिंद 2 क्या है, डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक 6 बेस पेयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है और वहां से डीएनए के अंदर क्या करता है, कट लगाता है। आज के दौर में, आज के समय में लगभग क्या है, 900 से भी अधिक क्या है बेटा, आपके हमारे पास क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में जानकारी है। और इनमें से भी क्या है, ओवर 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स, ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस। 230 लगभग 230 के लगभग क्या है, ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को डिस्कवर किया गया, आइसोलेट किया गया है, जो डिफरेंट क्या है, रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। अब आती है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं बेटा, ये बेसिकली आर दे बिलोंग टू लार्जर क्लास ऑफ एंजाइम कॉल्ड न्यूक्लियेजेस, ठीक है। ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किस क्लास से क्या करते हैं, ये बिलोंग करते हैं न्यूक्लियेजेस के क्लास से बिलोंग करते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया था मैंने, एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा हमारा क्या था, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की 2 क्या है, सब टाइप है, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा, ये न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है एट द एंड ऑफ डीएनए। डीएनए के जो एंड्स होते हैं वहां से न्यूक्लियोटाइड को ये अलग करता है, बाहर निकलता है, चाहे वो 5 प्राइम एंड हो या 3 प्राइम एंड हो। एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, ये डीएनए के बीच में क्या स्पेसिफिक कट लगाता है, स्पेसिफिक पोजीशन में क्या कट लगाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस क्या है। एक्सोन्यूक्लियस की बात करें, दिस न्यूक्लियस क्लियर बेस पेयर ऑफ डीएनए एट द टर्मिनल एंड। टर्मिनल एंड का मतलब जो एंड वाले जो हिस्से होते हैं डीएनए के, वहां पर कट लगाता है, वहां से क्या है, बेस पेयर को अलग करता है। दे एक्ट ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, दे एक्ट ऑन अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और गैप्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। दे डू नॉट कट आरएनए, ये आरएनए को कट नहीं करते, सिर्फ डीएनए को ही कट करते हैं। जैसे कि आपको दिखा रखा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आपका एक डीएनए है। और ये एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये एंड्स से क्या करेगा, ये कट लगाता है, एंड से क्या करता है, ये न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है, बाहर निकालता है। एक्सो मतलब बाहर की तरफ, एग्जिट बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये 5 प्राइम 3 प्राइम एंड पर यहां पर कट लगाया और न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया बेटा, अलग कर दिया, बाहर निकाल दिया। सेम केस है, यहां भी कर सकता है, 3 प्राइम पे भी काम कर सकता है भाई, ये किसी भी एंड पर क्या कर सकता है, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अलग कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एंडोन्यूक्लियस की बात करें, दे क्लीव डीएनए एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट द टर्मिनल एंड, ठीक है। यानी कि ये जो टर्मिनल एंड्स है इसको उनको छोड़कर डीएनए के अंदर कहीं पर भी कट लगा सकता है, ठीक है। दे क्लीव वन स्टैंड, एक स्टैंड को भी क्लीव कर सकता है, एज वेल बोथ स्टैंड, दोनों स्टैंड को कट कर सकता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को भी। एंडोन्यूक्लियस आरएनए को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं भाई, ठीक है। यहां पर दिखा रखा है, देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपका क्या डीएनए है। तो ये क्या कर रहा है, डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड पर क्या है, बीच से क्या कर रहा है, कट लगा रहा है। डीएनए की फ्रेगमेंट कर दिया, डीएनए को हिस्सों में, एक स्टैंड को 2 हिस्सों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से क्या होता है, देखो क्या करता है, ये कट लगाता है। तो सेकंड फिगर में आप देख पा रहे हो बेटा, ये जो कट लगा रखा है यहाँ पर देखो, ये ओवरहैंग, ये ओवरहैंग रीजन्स हैं जहां से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, वहां पर कट लगाते हैं और दोबारा से इनको क्या है, हम जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि जो आपके जो न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर प्रेजेंट हैं ओवरहैंग के ऊपर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर, क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के साथ, इसलिए दोबारा से क्या है, ये बेस पेयर, ये दोबारा से इनके अंदर बेस पेयरिंग हो सकती है, ठीक है। तो जो रेस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं बेटा, इस प्रकार से ये कट लगाते हैं, एक स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि क्या होती है,
पैलिंड्रोमिक होती है, क्या होती है? पैलिंड्रोमिक होती है। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था, वहां पर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है बेटा, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस जो आइडेंटिफाई करता है वो कैसी होती है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है भाई, डीएनए के ऊपर। आगे से पढ़ लो, 5 प्राइम एंड से रीड करेंगे या 3 प्राइम एंड से रीड करेंगे, दोनों ही सीक्वेंस क्या होंगे आपकी, एक जैसी होती है, पढ़ने में एक जैसी आती है, इसलिए इसको कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। तो पैलिंड्रोम होता क्या बेसिकली डीएनए के अंदर? पैलिंड्रोम इन द डीएनए इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। 5 प्राइम तो 3 प्राइम पढ़ेंगे तो भी हमारे पढ़ने में सेम वही 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 क्या वर्ड आएगा, और 3 प्राइम तो 5 प्राइम पढ़ेंगे तो भी हमारा पढ़ने में क्या आएगा, सेम वर्ड आएगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हुए ये दिखा रखी है यहाँ पर, फिगर है यहाँ पर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पर क्या आएगा, GAAPTC पढ़ते हैं, और 5 अगेन ऑपोजिट एंड से पढ़े या 3 प्राइम 5 प्राइम एंड से पढ़े तो हमारा क्या आएगा, CTTAG, CTTAG यहां से आ रहा है, और 5 प्राइम से पढ़े ऑपोजिट एंड से पढ़े तो क्या आएगा, GAATTC। तो यहाँ से GAATTC पढ़ने में आ रहा है, यहाँ से भी क्या आ रहा है, GAATTC पढ़ने में आ रहा है, इसे ही कहते हैं हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस प्रकार की सीक्वेंस को क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, और वहीं से क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है। अब आती है मैकेनिज्म एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या मैकेनिज्म है इनका, देखो ये फिगर के द्वारा समझते हैं, आप एनसीईआरटी की फिगर आपकी ये भी। तो हमारे पास में 2 डीएनए है, एक है वेक्टर डीएनए, एक हमारे पास क्या है, फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये एको R1 क्या हमारे पास 2 डीएनए, वेक्टर डीएनए और फॉरेन डीएनए। हमने क्या करना है, इन दोनों डीएनए को हमने क्या करना है, एक सेम टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से क्या है, कट लगाना है। फॉर एग्जांपल यहां दे रखा है एको R1। एको R1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो क्या एक स्पेसिफिक बेस पेयर सीक्वेंस को क्या आइडेंटिफाई करता है, वो कौन सी है बेटा, GAATTC। इस बेस पेयर सीक्वेंस को ये क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है एको R1। तो एको R1 बेटा ये वेक्टर डीएनए में और फॉरेन डीएनए में सेम जगह से सेम सीक्वेंस के कट लगाएगा, ठीक है। यहां से लगाएगा G और A के बीच में, यहां से भी क्या लगाएगा, G और A के बीच में कट लगाएगा, दूसरे जो स्टैंडर्ड का। और फॉरेन डीएनए के अंदर भी सेम उसी पॉइंट से G और A के बीच में, और ये भी क्या होगा आपका, G और A के बीच में यहां से कट लगाएगा, जिसके चलते क्या होंगे, स्टिकी एंड निकल जाएंगे, क्या बनेंगे, स्टिक एंड बन जाएंगे। यहाँ कट लगाया तो ये जो डीएनए था डीएनए का, इसके पास फ्री बेस पर कौन से हो गए, TTAA, और वहां पर जो दूसरा जो फॉरेन डीएनए था वहां पर कौन से स्टिक एंड बनेंगे, कौन से बेस पर होंगे, AATT। यहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो ऐसी जगह से लगाया दोनों ही डीएनए के अंदर, जो कि क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, और इनको हम जोड़ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री आपके बेस पर बने, बेस पे सीक्वेंस प्रेजेंट है इनके ऊपर, और जिनको हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज की मदद से इन दोनों डीएनए को आपस में क्या कर दिया बेटा, जोड़ दिया, ठीक है। ये बन गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए। तो ये मैकेनिज्म है किसका, आरडीएनए बनाने का। ये बात ध्यान रखिएगा कि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए। अभी जो अपने फिगर देखी थी, ये थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डीएनए ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स। जो पैलिंड्रोमिक साइट्स होती है इसके सेंटर ये थोड़ा आगे चल करके कट लगाता है, बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्टैंड, ठीक है। थोड़ा आगे जो सेंट्रल जो पॉइंट होगा उससे थोड़ा आगे चल करके कट लगाता है पैलिंड्रोमिक साइट के ऊपर, मगर जो 2 स्टैंड पे जो कट लगाएगा, जो कट लगाएगा किसके ऊपर लगाएगा, सेम बेस पेयर सीक्वेंस के बीच में कट लगाएगा। जैसे कि यहां लगाया था ना बेटा, यहाँ पर भी G और A के बीच में लगाया, और यहाँ भी कहा G और A के बीच में लगाया, ठीक है। सेम बेस के पेयर के बीच से क्या है, कट लगाएगा। दिस लीव सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन ऑफ एट द एंड्स, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन वहां पर बनेगा। देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड। ये जो ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस मैंने बताया था यहाँ पर, ये वाले ये क्या कहलाते हैं बेटा, स्टिकी एंड्स कहलाते हैं, ठीक है।
Restriction endonucleases are also used in genetic engineering to form recombinant molecule of DNA, which are composed of DNA from different sources genomes. तो रिजल्टेंट डीएनए जो फ्रैगमेंट बने हैं है द सेम स्टिकी एंड, उनके पास क्या होगा, सेम स्टिकी एंड्स होगा, विच आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जब हम फिगर की मदद से इसको डिस्कस कर रहे थे, वो एक दूसरे क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। देयरफॉर दे कैन बी जॉइंड टुगेदर एंड टू एंड यूजिंग डीएनए लाइगेजेस व्हेन कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटते हैं तो उसको उन एंड्स को हम डीएनए लाइगेज की मदद से क्या कर सकते हैं बेटा, जोड़ सकते हैं, जिसके चलते हम क्या बना सकते हैं, आरडीएनए बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये तो था हमारा आज का टॉपिक बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके बारे में, आपका जो वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और कंपिटेंट होस्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम बात करेंगे कि ये जो हमने डीएनए जो निकाला था, ठीक है, इनको सेपरेट भी करना है। वो सेपरेट कैसे करना है, क्या उसका मेथोडोलॉजी, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यह हमारा आज का टॉपिक हमारी क्लास का। तो नेक्स्ट क्लास बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में,